इस कहानी की शुरू में हमें बताया जाता है कि दुनिया में होने वाली हर हलचल और अफरा तफरी के पीछे वेस्ट का हाथ है। एक वक्त था जब कॉलोनाइजेशन का दौर था। उस जमाने में वो लोगों के दरमियान रहकर ही उन्हें लूटते थे और उन पर जुल्म करते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब नियो कॉलोनाइजेशन का दौर है, जहां वो दूर रहकर भी अपने गुलामों पर कब्जा जमाए हुए हैं। उनकी लूटमार पहले से भी 10 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि सारा सिस्टम, कानून, मीडिया, सियासतदान और पुलिस उन्हीं के कंट्रोल में है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी हिस्ट्री और इस बनाए गए सिस्टम को समझना होगा कि कैसे चंद लालची लोगों ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। इसके बाद हमें ओक्लाहोमा का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को अपने फादर के साथ ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम सारा रेक्टर है और इसके फादर का नाम जोसेफ रेक्टर है। ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन हैं। आज वो यहाँ लैंड अलॉटमेंट के सिलसिले में आए हुए हैं। दरअसल सारा के आबाओ अजदाद को क्रीक इंडियंस ने गुलाम बना रखा था। सिविल वॉर के बाद 1866 की ट्रीटी में यूएस गवर्नमेंट ने क्रीक जैसे कबाइल को मजबूर किया कि वो अपने गुलामों को आज़ाद करें और उन्हें अपने ट्राइब का शहरी तस्लीम करें। इन आज़ाद गुलामों को फ्रीडमैन कहा जाता था। सारा के फादर जोसेफ थे और उनके वालिद जॉन रेक्टर एक क्रीक फ्रीडमैन थे, जिनके वालिदैन ने गुलामी और जुल्म बर्दाश्त किया था। सिविल वॉर के बाद उन्हें आज़ादी मिली और उन्हें क्रीक नेशन का शहरी माना गया। इसी वजह से उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। बाद में जोसेफ और फिर सारा का नाम भी ऑफिशियल लिस्ट यानी डेविस रोल्स में शामिल किया गया, जिसके तहत जमीन दी जानी थी। सारा का नाम इस लिस्ट में इसलिए आया क्योंकि वो कानूनी तौर पर क्रीक नेशन की सिटीजन थी। इसीलिए जब सारा को जमीन मिल रही होती है तो ये कोई एहसान नहीं था, बल्कि उसके आबाओ अजदाद पर किए गए जुल्म का एक ताखीर से मिलने वाला इंसाफ था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी जमीन बिल्कुल सूखी और बंजर है, जहां अनाज का एक दाना भी नहीं उगता। ये सिर्फ झाड़ियों और कीड़े मकोड़ों से भरी एक बेकार जमीन लगती है, जिसका मिलना या ना मिलना एक ही बराबर महसूस होता है। लेकिन सारा को पूरा यकीन है कि इस जमीन का मिलना उसकी किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा। उसे महसूस होता है कि इस बंजर जमीन के ठीक नीचे एक अनमोल खजाना और एक गहरा राज छुपा हुआ है। दरअसल सारा को जमीन के अंदर से ऑयल के बहने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसकी जिंदगी बदलने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओसेज नेशन में तेल मिलने की खबरें अब अखबारात में भी आने लगी हैं। नेटिव अमेरिकन के ओसेज टाउन में तेल के बहुत से कुएं दरियाफ्त होने से वो टाउन रातों रात अमीर हो गया है। सारा ये बात अपने वालिदैन को बताती है कि उनकी जमीन के नीचे भी तेल दबा हुआ है, लेकिन उन्हें इसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि बगैर किसी मशीनरी और तहकीक के तेल का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन है। फिर भी उन्हें सारा की आंखों में एक सच्चाई नजर आती है और उन्हें लगता है कि शायद यही जमीन उनकी किस्मत की चाबी है। वो इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए अगले दिन सारा अपने फादर के साथ टाउन जाती है। ये टाउन वाइट लोगों का होता है, जहां काले लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि उन्हें नीच समझा जाता है। वहां उन्हें हमेशा अपना सर झुकाकर चलना पड़ता है। वहां कई ऑयल प्रोस्पेक्ट एजेंसियां होती हैं जो लीज ब्रोकर का काम करती हैं। ये लोग बड़ी ऑयल कंपनियों और जमीन के मालिकों के दरमियान मिडिलमैन का किरदार अदा करते हैं। सारा का बाप वहां कई दुकानों में जाता है, लेकिन हर जगह से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक ब्लैक है। आखिर में एक आखिरी शॉप बचती है, जिसका नाम पेनोक्लोहोमा पेट्रोलियम होता है। जोसेफ उसके अंदर जाता है और सारा से कहता है कि वो बाहर ही इंतजार करे। कुछ देर बाद सारा को प्यास लगती है, तो वो एक कैफे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो कैफे के अंदर दाखिल होती है, वहां बैठे तमाम वाइट लोगों की नजरें उस पर आकर रुक जाती हैं। लोग उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं, जैसे वहां कोई जानवर आ गया हो, क्योंकि ये सिर्फ गोरों का कैफे होता है। जब सारा वेट्रेस से पानी मांगती है तो वो साफ इनकार कर देती है। हालांकि सारा पैसे देने को भी तैयार होती है, लेकिन तभी पास बैठा एक वाइट आदमी वेट्रेस से कहता है कि उसे पानी दे दो। इस आदमी का नाम बर्ट होता है। बर्ट भी एक वाइट आदमी है, लेकिन वो कालों और गोरों के दरमियान किसी किस्म की तफरीक नहीं मानता। सारा वहां अपना तारुफ करवाती है, लेकिन वेट्रेस उसे धक्के मारकर कैफे से बाहर निकाल देती है। जोसेफ पेन ओक्लाहोमा के मालिक से मिलता है, जिसका नाम अर्ल होता है, और उसे अपनी जमीन के बारे में बताता है। जोसेफ कहता है कि वो चाहता है कि अर्ल उनकी जमीन पर खुदाई करवाए। इसी दौरान सारा भी वहां आ जाती है। सारा अपनी बातों से काफी पढ़ी लिखी और समझदार लगती है, जो हर सवाल का बड़े एतमाद के साथ जवाब देती है। उसका यह अंदाज देखकर अर्ल भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने हमेशा ब्लैक लोगों को सर झुकाए हुए ही देखा था। अर्ल को उनकी बातों पर मुकम्मल यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो फैसला करता है कि एक बार इस जमीन को जरूर देखना चाहिए। अगले दिन अर्ल अपने आदमियों के साथ उस फील्ड पर पहुंच जाता है
और वहां ड्रिलिंग करने के लिए मान जाता है। इस काम के लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन की ड्रिलिंग मशीनरी लगाई जाएगी जिसमें कई महीने लग सकते हैं। लेकिन यहाँ सारा एक शर्त रखती है कि काम शुरू करने से पहले उन्हें ये ज़मीन लीज पर लेनी होगी। सारा कहती है कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए जिसमें वाज़िह तौर पर लिखा हो कि वो कितने महीने तक ड्रिलिंग करेंगे और रॉयल्टी कितनी दी जाएगी। इतनी कम उम्र में भी सारा को लैंड ओनरशिप और लीज के तसव्वुर के बारे में पूरी मालूमात होती हैं। वो किसी को भी अपनी ज़मीन मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती। उसके नज़दीक हर चीज़ का साफ और वाज़ेह होना ज़रूरी है। आखिरकार अर्ल $1 फी एकड़ के हिसाब से 6 महीने के लिए उसकी ज़मीन लीज पर ले लेता है और ऑयल मिलने की सूरत में रॉयल्टी देने का वादा करता है। दोनों के दरमियान डील फाइनल हो जाती है और अगले ही दिन पेन ओक्लाहोमा के लोग बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगाकर काम शुरू कर देते हैं। लगभग 3 महीने तक खुदाई का काम जारी रहता है। लेकिन एक दिन जब सारा और जोसेफ वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि अर्ल और उसके आदमी अपना काम रोक कर वहां से वापस जा रहे हैं। अर्ल बताता है कि ये ज़मीन पूरी तरह सूखी है और उन्हें ज़मीन के नीचे कहीं भी ऑयल नहीं मिला। ये सुनकर सारा और उसके फादर के चेहरों पर गहरी उदासी छा जाती है, क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी जो अब टूट चुकी थी। अर्ल अपना भारी इक्विपमेंट भी वहीं छोड़ जाता है क्योंकि उसे वापस ले जाना उसके लिए ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। एक दिन जब सारा अपने घर के बाहर बैठी होती है तो अचानक एक वाइट आदमी की गाड़ी आकर रुकती है। वो आदमी जोसेफ को ऑफर देता है कि वो उसकी 160 एकड़ जमीन खरीदना चाहता है। वो फी एकड़ $6 देने को तैयार होता है, जो इस बंजर जमीन की असली कीमत से कहीं ज्यादा है। जोसेफ को फौरन शक होता है कि आखिर कोई उसे अचानक इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है। कुछ देर बात करने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। जब जोसेफ अपनी फैमिली से इस बारे में बात करता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अर्ल को वहां ऑयल मिल चुका है, लेकिन उसने उनसे ये बात छुपाई ताकि वो सस्ते में जमीन खरीदकर पूरे तेल पर कब्जा कर सके। उनका ये शक बिल्कुल दुरुस्त होता है, क्योंकि उससे पहले भी कई लालची वाइट लोगों ने इस तरह की धोखाधड़ी बहुत बार की थी। सारा की फैमिली को अंदाजा हो जाता है कि इस जमीन को हासिल करने के लिए अर्ल किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए वो लोग लैंड अलॉटमेंट के असल कागजात अपने घर के बीच मिट्टी में दफन कर देते हैं। जब तक ये कागजात सारा की फैमिली के पास है तब तक अर्ल और उसकी कंपनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी रात वो लोग एक अनजान गाड़ी को अंधेरे में अपने घर की तरफ आते हुए देखते हैं। खतरा महसूस होते ही सारा के वालिदैन दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर झाड़ियों में छुप जाते हैं। अंधेरे में गाड़ी से 2 आदमी उतरते हैं जिनके हाथों में खतरनाक राइफलें होती हैं। दरअसल ये दोनों ऑयल कंपनी के भेजे हुए गुंडे होते हैं जो कत्ल के इरादे से जमीन के कागजात चुराने आए होते हैं। वो दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं और सामान को इधर उधर फेंक कर कागजात ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद उन्हें कागजात नहीं मिलते। इसी दौरान सारा का पालतू कुत्ता भागकर घर के अंदर चला जाता है और अचानक वहां से गोली चलने की आवाज आती है। ये सुनकर सारा की फैमिली खौफजदा हो जाती है, क्योंकि उन गुंडों ने उनके मासूम कुत्ते को मार दिया होता है। कागजात न मिलने पर वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। बाद में अर्ल उन पर गुस्सा करता है और कहता है, तुमने कुत्ते पर गोली क्यों चलाई? इससे हमारी पहचान खुल सकती है और सारा मामला खराब हो सकता है। यानी सारा की फैमिली का शक बिल्कुल दुरुस्त था। ये दोनों गुंडे अर्ल ने ही भेजे थे और अब उनकी जान को वाकई सख्त खतरा लाहक हो चुका था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सारा की फैमिली पूरी तरह डरी हुई है। उसकी माँ कहती है कि जमीन के लिए वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आखिरकार वो फैसला करते हैं कि उन्हें ये जमीन अर्ल को दे देनी चाहिए। सारा भी मजबूरी में इस बात पर मान जाती है। अगले दिन सारा अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और एक ऑयल कैंप के पास पहुंच जाती है। ये कैंप ऐसी जगह होती है जहां मजदूर, वर्कर्स और जुआरी छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते थे। वहां उसकी दोबारा मुलाकात बर्ट से होती है, जो उसे पहले कैफे में मिला था। वो अपने दोस्त मैक के साथ बैठा होता है। सारा उन्हें बताती है कि उसकी जमीन में ऑयल मिला है, लेकिन उन दोनों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है। तब सारा उन्हें ड्रिलिंग और अर्ल के धोखे की पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन जब फिर भी उन्हें यकीन नहीं आता तो सारा उदास होकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर बर्ड और मैक को बुरा लगता है। वो उसे वापस बुलाते हैं और फैसला करते हैं कि एक बार उस जमीन पर जाकर खुद देख लेना चाहिए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अर्ल की छोड़ी हुई ड्रिलिंग मशीन अभी भी वहीं खड़ी है। वो दोनों खुद वहां ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारा की फैमिली के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसी दौरान अर्ल के गुंडे दोबारा वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर पूरी फैमिली फौरन अलर्ट हो जाती है। गुंडे उन्हें धमकाते हैं कि अपना सामान बांधो और जमीन छोड़कर यहाँ से फौरन चले जाओ।
लेकिन सारा उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है कि ये जमीन उसकी है और वो कहीं नहीं जाएगी। तब अर्ल अजय आता है और सारा को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें उसने चालाकी से एक्सपायरी डेट बदल दी होती है, लेकिन सारा फौरन उसकी धोखाबाजी पकड़ लेती है। ये देखकर अर्ल को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान बर्ड अर्ल पर अपनी बंदूक तान देता है, जिसकी वजह से अर्ल को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। जाने से पहले अर्ल उन्हें धमकी देता है, अब तुम सबकी लाशें इसी जमीन में दफन होंगी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दूसरे की जमीन हड़पने के लिए एक लालची इंसान किस हद तक गिर सकता है। अगर ये जमीन किसी वाइट फैमिली की होती तो शायद ऐसा कभी ना होता, लेकिन ब्लैक लोगों के साथ इस तरह का जुल्म उस जमाने में आम बात थी। ड्रिलिंग करते वक्त अचानक उनकी मशीन फंस जाती है, जिससे बर्ट और मैस की उम्मीद टूटने लगती है, क्योंकि बगैर हैवी इक्विपमेंट और टूल्स के आगे की खुदाई करना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तब मैस कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है अंडरग्राउंड डायनामाइट का इस्तेमाल। अगले दिन बर्ट और मैस टाउन के प्योर ऑयल ऑफिस जाते हैं ताकि जमीन से निकलने वाले क्रूड ऑयल की क्वालिटी टेस्ट करवा सकें। बाहर बर्ट की मुलाकात केट नाम की एक औरत से होती है जो एक वेट्रेस होती है। ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते होते हैं। लैब का आदमी ऑयल को चेक करके बताता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है और मज़ीद खुदाई करना अब बेफ़ायदा होगा। ये सुनकर दोनों मायूस होकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी बर्ट देखता है कि वही लैब वाला आदमी उनका ऑयल सैंपल अर्ल को देने जा रहा है। बर्ट उसे पकड़कर उससे सच्चाई उगलवा लेता है। तब पता चलता है कि असल में उनके ऑयल की क्वालिटी एवरेज है, ख़राब नहीं। बर्ट फौरन अपना सैंपल वापस लेता है और एक दूसरे टाउन में जाकर दोबारा टेस्ट करवाता है। वहाँ सच्चाई सामने आती है। टेस्ट करने वाला आदमी बताता है कि ये बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है और ये जगह पूरे ओक्लाहोमा की सबसे अमीर ऑयल फील्ड बन सकती है। ये सुनकर बर्ट और मैस खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार अपनी किस्मत बदलने का मौका मिल गया होता है। लेकिन मशीन ख़राब होने की वजह से वो ड्रिलिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते और अब उन्हें नए टूल्स के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जब बर्ट बैंक से लोन लेने जाता है तो वहाँ उसे किसी भी किस्म का कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। इसके बाद वो केट से मिलता है और ऑयल फील्ड में पार्टनरशिप के बदले उससे पैसे मांगता है। केट उसकी बात मान जाती है। बर्ट नए इक्विपमेंट्स खरीद कर वापस आ जाता है, लेकिन अब पूरे टाउन को पता चल चुका होता है कि वो एक ब्लैक लड़की की मदद कर रहा है। इसी वजह से बहुत से वाइट लोग उससे नफरत करने लगते हैं। जब बर्ट सारा के घर पहुंचता है तो वहां पुलिस मौजूद होती है। पुलिस बताती है कि गुज़िश्ता रात ही क्रीक नेशन में 2 नेटिव अमेरिकन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये सब ऑयल माफिया का काम था, जो तेल के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं और जगह जगह लाशें बिछा रहे हैं। पुलिस सारा की फैमिली को खबरदार करने आई होती है, क्योंकि उनकी जमीन पर ऑयल मिलने की खबर हर जगह फैल चुकी होती है। अगली सुबह जब बर्ट नई मशीन चलाता है तो वो दोबारा बंद हो जाती है। यूं ये तरीका भी पूरी तरह नाकाम हो जाता है। इसी दौरान अर्ल अपने गुंडों और एक लीगल काउंसलर के साथ वहां आ पहुंचता है। काउंसलर एक कोर्ट ऑर्डर दिखाता है जिसके मुताबिक सारा को अर्ल के तमाम इक्विपमेंट्स वापस करने होंगे। अर्ल बर्ट को समझाता है कि अगर ये मामला अदालत में गया तो लीगल केस सालों तक चलेगा और आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, उल्टा सबकी जान को खतरा भी रहेगा। फिर वो बर्ट को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम स्टेट लॉ के मुताबिक इस लड़की के वाइट गार्डियन बन जाओ और फिर ये जमीन मुझे बेच दो। बर्ट को सिर्फ इस कागज पर सारा के साइन लेने होंगे, जिसके बाद अर्ल उसे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा दे देगा। अर्ल इस लालच में आकर उसकी बात मान जाता है। ये देखकर हैरानी होती है कि वो सारा को धोखा देने के लिए क्यों तैयार हो गया। दरअसल उस जमाने में यूएस गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया था, जिसके मुताबिक ब्लैक और नेटिव लोग इतनी बड़ी दौलत को संभाल नहीं सकते। इसीलिए उनके ऊपर एक वाइट गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाता था, जो फैसला करता था कि उनका पैसा कैसे खर्च होगा। इसी कानून की वजह से बहुत से गार्डियंस ने नेटिव लोगों के साथ धोखा किया। यहाँ तक कि कई लोगों को जहर देकर कत्ल कर दिया गया और उनकी ऑयल फील्ड्स पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया। जब मेस को बर्ट के इस मंसूबे का पता चलता है तो वो गुस्से में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ट कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अगले दिन सारा का वो कुत्ता, जिसे उन दोनों गुंडों ने गोली मार दी थी, वापस लौट आता है। दरअसल गोली उसे सिर्फ छू कर निकल गई थी, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ट सारा के पूरे भरोसे का फायदा उठाकर उससे व्हाइट गार्डनशिप के कागजात पर साइन करवा लेता है। अगले दिन कोर्ट में सारा और बर्ट पेश होते हैं,
ताकि इस पेपर वर्क को कानूनी तौर पर कंफर्म किया जा सके। कोर्ट में सारा जज को बताती है कि उसने अपनी मर्जी से बर्ट को अपना गार्डियन बनाया है क्योंकि वो उस पर मुकम्मल भरोसा करती है। लेकिन वहां मिस बर्नार्ड नाम की एक औरत भी मौजूद होती है जो बर्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो सारा की फैमिली से बात करती है और बर्ट से तमाम गार्डनशिप के कागजात वापस ले लेती है। बाद में बर्ड अर्ल से मिलता है ताकि जमीन का सौदा कर सके, लेकिन इसी दौरान उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आखिरकार बर्ड अर्ल के साथ अपनी पूरी डील कैंसिल कर देता है और सारा को धोखा देने से साफ इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब मेस सारा के घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि अर्ल के गुंडे सारा की फैमिली को मारने जा रहे हैं। मेस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे उस पर गोली चला देते हैं और वो मौके पर ही मारा जाता है। गोली की आवाज सुनते ही सारा के वालिदैन बच्चों को महफूज जगह भेज देते हैं और गुंडों पर फायरिंग करते हैं, जिसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान बर्ड अपने दोस्त मेस को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। जब वो मेस की लाश देखता है तो वो बुरी तरह जज्बाती हो जाता है। इसके बाद हमें दोबारा मिस बर्नार्ड को दिखाया जाता है। वो बताती है कि जब तक सारा खुद साइन नहीं करती, अर्ल इस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। ये सुनकर बर्ट फैसला करता है कि वो अगले दिन कोर्ट जाकर अपनी गार्डियनशिप कैंसिल करवा देगा और मिस ब्रंडन को सारा का गार्डियन बनाएगा। अगले दिन क्रीक नेशन के शेरिफ अर्ल के गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में मिस ब्रंडन को सारा का कानूनी गार्डियन बना दिया जाता है। दूसरी तरफ बर्ट अपने मरे हुए दोस्त मेस का आइडिया इस्तेमाल करता है और जमीन के अंदर अंडरग्राउंड डायनामाइट फिट कर देता है। इसी वक्त अर्ल अपने खतरनाक आदमियों के साथ वहां आ जाता है और सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी लम्हे बर्ट डायनामाइट को ट्रिगर कर देता है। जमीन के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के बाद जमीन फट जाती है और ऑयल की एक बहुत तेज और बड़ी धार आसमान की तरफ फूट पड़ती है। यूं अर्ल की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं और पुलिस उसे धोखाधड़ी और हमले के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। सारा और उसकी पूरी फैमिली इस कामयाबी पर खुशी से झूम उठती है, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपना हक मिल जाता है। कुछ दिन बाद जब सब खुश होते हैं तो बर्ट अपनी गाड़ी लेकर वहां से हमेशा के लिए जाने लगता है। सारा उसके पास आती है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं और फिर मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद सारा अपने वाइट दोस्त को अलविदा कह देती है। इसी जज्बाती मंजर के साथ इस कहानी और इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है।